ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे कि जीपैट अगर नहीं हुआ है तो क्या हुआ। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जीपैट को अगर हम देखें तो कुछ ऐसा कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है आपका, अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स को देखते हैं। रीज़न आपके बहुत सारे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का जीपैट नहीं होता है। रीज़न उसके पीछे एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जीपैट हो जाने से आपके पास सिर्फ एक या दो ऑप्शन ही होते हैं। एम फॉर्म कर लेते हैं या फिर आप एमबीए में चले जाते हैं जहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपका जीपैट नहीं हुआ है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी तक खुले हैं जो आपने ट्राई नहीं करे हैं, तो वो आपके हमेशा सेफ रहते हैं। उनका रीज़न क्या है कि आप कभी यूज़ नहीं कर पाए हैं या शायद अपनी लाइफ में कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तो आपने शायद आंसर के मैच कर लिया होगा इस बार। तो नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस और हैं कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि इसमें से कौन सा चुनना है। स्कॉलरशिप आपकी कहीं नहीं जाएगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। कुछ एग्ज़ाम्स के नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, स्पेशली एक एग्ज़ाम को मैंने मेंशन किया है विच इज़ मच मोर बेटर देन जीपैट, जो आपका आई थिंक बहुत ज़्यादा बेटर है आपके जीपैट के लिए। मैं पहले एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा इस वीडियो में। आप आईसीटी मुंबई जो आपका कॉलेज है, वो आपका नाइपर के बेस पे आपका एडमिशन नहीं लेता है, वो आपका जीपैट के बेस पे एडमिशन लेता है। और जीपैट में वहाँ टॉप 30 स्टूडेंट्स जो हैं वहीं जा सकते हैं। टॉप 30 टॉप 10 का ही होता है। तो कितने लोगों का टॉप 30 आएगा, तो सिर्फ 30 ही लोग होंगे। लेकिन अगर आप जीपैट क्वालिफाइड करे बिना अगर आईसीटी जा पाए तो, और कोई टॉप 30 वाला कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स को मैंने डिस्कस किया, स्पेशली एक एग्ज़ाम को। इसमें आपका बीएचयू भी मेंशन है, आपका जो है जेएनयू, जो आपका जेएनयू दिल्ली है, वहाँ पर मेंशन है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो को। आई थिंक कि आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन ना होना सबसे बड़ा एक मैं कहता हूँ दुख देता है बाद में ये चीज़, कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ऑप्शंस थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते हो। तो क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपका जीपैट हुआ है लेकिन आप नाइपर जाना चाहते थे, नाइपर नहीं हुआ, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। जो आगे होगा या जिनका नहीं हुआ है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। तो आपको एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, दैट इज़ गेट बी। गेट बी आपने सुना होगा, गेट जीएटी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने खुद क्वालिफाइड किया है, लेकिन ये एग्ज़ाम अलग है। ये मैंने लाइफ साइंस से क्वालिफाइड किया है। फार्मा में भी वो एग्ज़ाम होता है, लेकिन बी फार्मा स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट में फार्मा वाले कोर्सेज में एलिजिबल नहीं है। वहाँ बीटेक जिन्होंने फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से किया है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम दे सकते हैं सिर्फ ये एग्ज़ाम आपका लाइफ साइंस से। तो मैंने दिया हुआ है, तो क्वालिफाइड किया था मैंने, आई थिंक पिछले साल ही किया है। तो ये आपका गेट बी का एग्ज़ाम है। अब ये एग्ज़ाम जो है आपका फुल फॉर्म देखें तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी आपके बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स हैं या उससे रिलेटेड हैं वो सब आते हैं। आपके माइंड में अभी तक ये आ चुका होगा कि फार्मा का क्या रोल होने वाला है इस एग्ज़ाम की फुल फॉर्म देख के, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। इस जो आपका ये एग्ज़ाम है इसको मैं दो आपकी वीडियोस में कवर कर पाऊँगा, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है इसको, क्योंकि नया है आपके लिए भी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। प्रीवियसली कंडक्टेड बाय जेएनयू, तो ये पहले एग्ज़ाम जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, जिसके आप टीवी में न्यूज़ भी देखते होंगे, वो कंडक्ट कराता था। और इस एग्ज़ाम का नाम होता था जेएनयू सीसीईबी। तो आपका ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होता था जिसे पहले जेएनयू कंडक्ट कराता था, लेकिन पिछले साल 2020 से ये एग्ज़ाम आपका गेट बी के नाम से जाना जाने लगा है। और अब इसे आरबीसी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वाला या रेड ब्लड सेल नहीं है, ये आपका रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में जो है, एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जिसे इंटरनेशनल फंडिंग्स भी मिलती हैं, ये आपका कंडक्ट कराता है गेट बी एग्ज़ाम। और होता किस लिए है, ये आपका पीजी जो आपके कोर्सेज हैं, पीजी प्रोग्राम, उसमें एडमिशन के लिए होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जीपैट दिया तो आप शायद कभी अपनी लाइफ में एमएससी का जो कोर्स है नहीं कर पाएंगे, या टीचिंग में जाने का जो आपका मन है वो नहीं हो पाएगा। कुछ सिलेक्टेड आपकी फील्ड्स होती हैं एम फॉर्म में, वहीं आप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आपके लिए एमएससी भी खुला है और एमटेक भी जो है वो खुल जाता है।
तो यहाँ पर देखेंगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप मिलता ही मिलती है, इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और है कि आपको अपना मनपसंद कोर्स जो है वो मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इतना लाइटली होके इस एग्ज़ाम के बारे में क्यों बता रहा हूँ, पिछले साल इसमें कुछ 7-8 हज़ार बच्चों ने ही ये कुछ एग्ज़ाम दिया था जो 2020 में हुआ, सिर्फ 7-8 हज़ार बच्चों ने। और जिनका क्वालिफाइड भी हुआ था, आई थिंक 126-127 पे कट ऑफ थी जर्नल की, तो जिनका क्वालिफाइड भी हुआ था उनको भी अपने मनपसंद कोर्स और इंस्टीट्यूट मिल गए थे। तो ये 2020 से ही जब इस एग्ज़ाम का नाम बदला है, तो किसी को भी इतना पता नहीं है। जीपैट में देखते हैं तो जनरल कैटेगरी के बच्चे पिछले साल कुछ 17-18 हज़ार थे। तो इसमें एमएससी बायोटेक और उसके अलाइड एरियाज़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलाइड एरियाज़, अगर आपका बायोटेक में इंटरेस्ट है तो तब भी आपके लिए है। और आपको 5000 जो 5000 पर महीना, यानी एक महीने जो आपका 2 साल कोर्स चलता है तो 5000 रुपये आपको पर मंथ मिलते हैं। अगर आप एमएससी करते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक में तो आपको 7500 रुपये मिलते हैं पर महीना। अगर आप एमटेक करते हैं या कोई वेटनरी साइंस से कुछ बायोटेक प्रोग्राम में है, एनिमल बायोटेक करना चाहता है, तो उसे 12,000 पर मंथ मिलते हैं। अब जीपेट की स्कॉलरशिप 12,400 है, लेकिन कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे नुकसान हो गया 400 रुपये का पर मंथ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो जीपेट की स्कॉलरशिप है वो एआईसीटी देता है, और वो कभी भी आपको 24 महीने की स्कॉलरशिप, क्योंकि 2 साल का आपका प्रोग्राम होता है, तो 24 महीने की स्कॉलरशिप आपको पूरी नहीं मिलती है, वो 20 से 24 मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये स्कॉलरशिप है वो डीबीटी देता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देता है, और इसमें आपका पूरा आपको 24 मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें कि आपका नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ पर भी कुछ आपका फ़ायदा ही हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ लेना चाहिए कि स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट है। अब बी फार्म स्टूडेंट्स की बात करें तो एलिजिबल हैं लोग। अगर मैं पिछले साल का कंपेयर करूं एग्ज़ाम को, तो आई थिंक मुश्किल से शायद 100 फार्मा के स्टूडेंट भी बी फार्मा के स्टूडेंट नहीं होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया होगा। मुंबई के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आईसीटी मुंबई या बीएचयू के, जिन्हें जो फार्मा से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें इन एग्ज़ाम के बारे में पता है, वरना 100 स्टूडेंट 100-200 स्टूडेंट भी नहीं होते जो ये एग्ज़ाम देते हैं। अब नेक्स्ट बात करें जीपेट को लेकर, एक या फार्मा कोर्सेज को लेकर एक और प्रॉब्लम है कि अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो कुछ ही हैं, या कुछ नाइपर को आप मान ले तो 5-7 एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हैं आपके। लेकिन यहाँ पर आपके 61 लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 61 आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के बेस पर। तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको शायद घर से दूर नहीं जाना पड़े। तो 61 इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑल ओवर इंडिया को कवर करते हैं। इसमें कुछ आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ का नाम मैंने मेंशन किया है क्योंकि 61 इंस्टीट्यूट्स का नाम मेंशन करना बहुत मुश्किल है। आप जो आपका आरसीबी है जो यहाँ पर आएगा, आपका जो आरसीबी है आप उसकी साइट पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं। जो आपका रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो 61 इंस्टीट्यूट से कुछ के नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, क्योंकि सबका नाम मेंशन होना मुश्किल नहीं है, तो मैंने अलग अलग स्टेट वाइज कुछ नाम मेंशन करने की कोशिश की है। जेएनयू आपका दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका यूपी वाराणसी, आईसीटी मुंबई आपका मुंबई में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये है। ये आपका आई थिंक कर्नाटका में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना के अंडर आ जाता है। एमिटी यूनिवर्सिटी ये आपका गुड़गांव और नोएडा की तरफ है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, आईआईटी खड़गपुर। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ इसमें आपके जो आईआईटी हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो जिनका सपना था, जो आई थिंक 12th के बाद आईआईटी नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो वो भी यहाँ पे अपना लक ट्राई कर सकते हैं, एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जाओगे तो आपको 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कुछ आपको इंस्टीट्यूट्स के नाम, कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ जो अलाइड एरिया है
इसमें आपके बहुत कोर्सेज आ जाते हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने अपनी फील्ड चेंज करनी है या कुछ नया सीखना है, तो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम एक तरह से बहुत अच्छा चांस है। तो अभी इस को आई थिंक मैं कवर नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो हम डिस्कस करेंगे वो कोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे मैंने नाम लिए फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स के हैं कुछ कोर्सेज, और इसके साथ कोर्स की फ़ीस, एग्ज़ाम कैसे होता है, कब होता है। आई थिंक जून में ये आपका एग्ज़ाम होता है, जो आपका है जून के आसपास ये आपका एग्ज़ाम हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो है आपका फार्मा वाला स्टूडेंट्स के लिए जो है वो किस लिए बेनिफिट हो सकता है ज़्यादा। जैसे आप एम टेक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो वो आईसीटी मुंबई में है। ऐसे ही आप स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका वाराणसी में है, वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट और मिलने के चांसेस हैं यहाँ से, और आपका फील्ड जो है फार्मा से रिलेट करके रह सकते हैं। अगर आप एम फॉर्म बायोटेक करते हैं तो आई थिंक कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है उसका, लेकिन आप एम टेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो नो डाउट कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, और जो है फ़ीस कितनी है, और कहाँ कहाँ ये कंडक्ट होता है। ऑल ओवर इंडिया ही वैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सो आई होप यू like the video and continue with the next video. So thank you so much and all the best.